आज की कड़ी की शुरुआत में अंश और प्रार्थना अनुपमा को पूरी सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। दोनों बड़े ही मासूमियत से पूछते हैं, क्या हमने कुछ गलत किया है? अनुपमा उन्हें स्नेह से समझाती है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, पर आने वाले समय में स्थितियां आसान नहीं रहेंगी। वह समझाती है कि जब उनका खुद का बच्चा होगा तो परिस्थिति और उलझ सकती है। ऐसा वक्त आ सकता है जब वे अनजाने में इस बच्चे और अपने बच्चे में भेद करने लगें, जिससे मनमुटाव जन्म ले सकते हैं। अनुपमा सलाह देती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले भली भांति सोच विचार करना जरूरी है, ताकि किसी बच्चे को आघात न पहुंचे, चाहे वो उनका अपना हो या गौतम का। वह कहती है कि मैंने हमेशा सब बच्चों को बराबर समझा है, पर फिर भी लोग मुझे पक्षपात करने वाले कहते हैं। ऐसे हालात में तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अंश कहता है कि वह अपने दादू की तरह कोई भूल नहीं दोहराएगा। अनुपमा तब प्रार्थना से सीधा सवाल करती है, क्या तुम्हें कहीं अंश की दोस्ती प्यार जैसा तो नहीं लगने लगी? वह कहती है कि ये बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, पर मेरी नीयत तुम्हारे भले की है। सोचो, समय लो, फिर निर्णय लो। अंश अनुपमा के चरण छूकर कहता है कि वह प्रार्थना के बच्चे को दिल से अपनाएगा। वह कहता है कि अनुज दादू की तरह वह भी अतीत को वर्तमान में नहीं घुसने देगा। अनुपमा मुस्कुराती है। प्रार्थना कहती है कि वह अनुपमा की सीख को सदा याद रखेगी। दोनों आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा उन्हें गले लगा लेती है। तभी अनुपमा पूछती है कि उन्होंने यह बात अब तक बाबूजी और लीला को क्यों नहीं बताई। अंश बताता है कि वह यह खबर सबसे पहले अनुपमा को ही देना चाहता था। तभी बाबूजी वहां आकर कहते हैं कि उन्होंने सब सुन लिया है। वे अनुपमा की बातों को सुनकर कहते हैं कि अब उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वे दोनों के साथ हैं। अंश और प्रार्थना बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। बाबूजी समझाते हैं कि लीला को यह बात मेहमानों के सामने नहीं बतानी चाहिए, वे खुद उसे सही समय पर समझा देंगे। सब थोड़ी मुस्कुराहट में बातें करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि उन्हें अनुपमा के हाथ की चाय पीने की इच्छा है। अनुपमा चाय बनाने किचन में चली जाती है। उधर तोशु, सरिता और बाकी लोगों को उनका कमरा दिखाता है। सरिता कहती है कि यह कमरा बहुत गंदा है। तोशु तुरंत सफाई देता है कि यह उसका नहीं बल्कि पाखी का कमरा है। तभी जसप्रीत वहां आती है और कहती है कि पाखी और राही बदतमीज हैं। तोशु हामी भरता है और कहता है कि वह भी उनके प्रभाव में आकर अपनी मां से गलत व्यवहार करने लग गया था, पर समय रहते उसे समझ आ गया और माफी मांग ली। उसकी बातों को सुनकर जसप्रीत कहती है कि अनुपमा ने कैसी संतान को जन्म दिया है। फिर वह तोशु से कहती है कि वह चाय लेकर आए। मन में तोशु भड़कता है, लेकिन फिर चाय लाने चला जाता है। बाहर आकर वह सोचता है कि ये लोग उसे हल्के में ले रहे हैं। वह मीडिया को खबर देने का फैसला करता है कि अनुपमा शाह हाउस में रह रही हैं, ताकि उससे पैसे कमा सके। वह सोचता है कि जब कोठारी परिवार को यह पता चलेगा तो हंगामा मच जाएगा। उधर अनुपमा रसोई में पहुंचती है और वहां की हालत देखकर अतीत की यादों में खो जाती है। वह चाय बनाते हुए सोचती है कि यहाँ राशन भरना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी टीम यहाँ रह रही है। वह सोचती है कि बा अब बुजुर्ग हो गई हैं, प्रार्थना की हालत काम करने लायक नहीं है और किंजल तो सुबह ऑफिस निकल जाती है। पाखी और ईशानी पहले से ही कामचोर हैं, जानबूझकर कोई काम नहीं करेंगी। रसोई की दुर्दशा देखकर अनुपमा उसे सहेजने लगती है। लीला वहां आकर अनुपमा को उत्साह से काम करते देखती है और मुस्कुरा देती है। अनुपमा चाय बनाकर बाबूजी को देती है और उनसे दवाइयों के बारे में पूछती है। तब बाबूजी बताते हैं कि उनकी दवाइयां पिछले 5 दिन से खत्म हो गई हैं। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और कहती है कि डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, और आपने 5 दिन से दवा नहीं ली है। आपने बताया क्यों नहीं? बाबूजी बताते हैं कि अंश पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वे खुद ही चुप रहे। तभी पाखी ईशानी के लिए मेकअप का सामान लेने जा रही होती है। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि वह बाबूजी की दवाइयां लेकर आए। पाखी चिढ़कर कहती है कि अंश को भेजिए, वह क्यों जाए। अनुपमा सख्त लहजे में जवाब देती है कि मैं कह रही हूँ, इसलिए जाऊं। पाखी तुनकती है कि आप मुझ पर रौब नहीं जमा सकती। अनुपमा कहती है कि यह माँ का आदेश है, इसलिए जैसे कहा है वैसे करो। पाखी चुपचाप चली जाती है। इसके बाद अनुपमा पंखा चलाती है, लेकिन वह नहीं चलता। बाबूजी बताते हैं कि वह खराब हो गया है और इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। अनुपमा खुद पंखा ठीक करने लगती है। तभी सरिता आ जाती है और अनुपमा को ऐसा करते देखकर हैरान रह जाती है। वह मदद करने का निश्चय करती है और सभी महिलाओं को बुला लेती है। वह सबको काम करने को कहती है। सब मिलकर काम करने लगते हैं। बाबूजी उन्हें मना करते हैं, पर सरिता कहती है कि जब आपने इस घर को हमारा घर कहा है तो काम करने दीजिए। सारी महिलाएं काम में जुट जाती हैं। किंजल अनुपमा को नीचे आने को कहती है। अनुपमा कहती है कि इस घर की वायरिंग गड़बड़ हो चुकी है, अब जब मैं लौट आई हूं तो इसे सुधार दूंगी। किंजल पंखा ऑन करती है और पंखा चलने लगता है। सब तालियां बजाते हैं। अनुपमा भावुक होकर मुस्कुराती है। लीला सोचती है कि घर की लक्ष्मी लौट आई है। इसके बाद सरिता लीला के झूले पर बैठकर झूला झूलती है। अनीता भी उसके साथ होती है। तभी लीला आ जाती है और उन्हें नीचे उतार देती है। सरिता पूछती है, क्यों नहीं बैठ सकते? लीला कहती है, यह कोई आम झूला नहीं, महारानी लीलावती का झूला है। अनीता कहती है, शायद वह महारानी अब दुनिया में नहीं रही।
लीला तुरंत कहती है, वह महारानी अभी जीवित है और तुम्हारे सामने खड़ी है। दोनों हैरान रह जाती हैं। लीला कहती है कि यह झूला उसकी शान है और इस पर कोई नहीं झूल सकता। सरिता कहती है कि उन्हें अब इस झूले में झूलने की इच्छा नहीं रही। अनीता धीमे से कहती है कि अनुपमा इस सास के साथ कैसे रही होगी। लीला पूछती है कि वे क्या कह रही हैं। दोनों बहाना बनाकर चली जाती हैं। लीला झूले से बातें करती है और उसकी नजर उतारती है। दूसरी ओर अनुपमा और जसप्रीत डांस प्रतियोगिता की जगह पहुंचती हैं। एक वॉलंटियर बताता है कि हॉल बुक हो गया है, लेकिन सभी टीमों को अपनी टाइमिंग देनी होगी क्योंकि 2 और टीमों की भी प्रैक्टिस होगी। जसप्रीत कहती है कि वे अपनी टीम से बात करके बताएंगी। अनुपमा वहां से निकलने लगती है, तभी राही, प्रेम और परी वहां आ जाते हैं। अनुपमा चौंकती है। राही भी स्तब्ध हो जाती है। यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।